नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम है आपका अपना पानी पर लिखी कहानी और चैनल वही एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एक बार फिर और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। दोस्तों, गुलजार साहब की कलम से निकला ये गीत जो कागज के सीने पर उकेरा गया है, ये शायद हर उस दिल का हमदर्द बन गया होगा जिसने जिंदगी के दर्द में अपना मरहम ढूंढने की कोशिश की होगी। वैसे तो जिंदगी कितना कुछ सिखाती है ना। कभी लेती है तो कभी कुछ ना कुछ देती है, कभी जिंदा रहने का मकसद ही छीन लेती है तो कभी बिन मांगी मुरादों से दामन भर देती है, कभी दुखती रग पर हाथ रखती है तो कभी बिन वजह ही खुशी की बौछारें कर देती है। और इन सब बातों को गौर से समझना मेरे लिए जरूरी था, इसीलिए तो मैंने ये पेशा चुना है। नहीं, मैं कोई शायर या कवित्री नहीं हूँ दोस्तों, मैं हूँ एक प्रोफेशनल काउंसलर और मैं जिंदगी के उस आयाम को समझना चाहती हूँ जिसका सरोकार है दर्द से। क्या वाकई जिंदगी दर्द देती है या बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में वो हमें गमों की तपिश पर रखती है? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जिंदगी जो है ना वो सारे गामा के सुर छेड़ रही है और हमें लग रहा है कि वो सारे गम हमें दे रही है और उसी को मानकर हम अपने आप को कोस रही हैं। सीने में दर्द का बोझ उठाए लोगों को मैं तहे दिल से काउंसलिंग देती हूँ। सच बताऊं, कभी लगता है हर मरीज अपने दर्द का इलाज खोज रहा है तो कभी महसूस होता है कि उसे चाहिए एक हमदर्द। निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है दोस्तों, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबा मिली है पर हम जुबा नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी
मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो जो मेरी काउंसलिंग होती है उसके दौरान मरीज दिल खोलकर मुझसे बात करते हैं, अपनी दास्तान बयान करते हैं। मैं उन्हें बस सुनती हूँ। मैं ये दावा तो नहीं करती कि उनके सारे गमों का इलाज मेरे पास है। मैं तो बस उन्हें एक आईना दिखाती हूँ और अपनी जिंदगी के दामन पर लगी सलवटों को ठीक ठाक करने का काम तो उनका अपना ही होता है। मैं 20 सालों से इस प्रोफेशन से जुड़ी हूँ और हर वक्त के साथ मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। जिंदगी के गमों के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी गले से लगाया। ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर लेती हूँ, साथ बैठकर भी। 30 मिनट के एक सेशन में मरीज अपनी परेशानियां और उलझनों को बांटता है और फिर मैं उसकी जरूरत को देखकर उस सेशन की संख्या को तय कर लेती हूँ। फोन पर भी मरीज से बात करती हूँ। अब आजकल महानगरों में काउंसलिंग के क्लिनिक तक आने का वक्त है किसके पास? शहरों की जिंदगी को फास्ट लाइफ कहने वालों, मैंने यहाँ के ट्रैफिक में जिंदगी को रेंगते हुए देखा है। शायद दर्द से मेरा रूहानी नाता है। किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्द को मैं आसानी से पहचान लेती हूँ। कई लोग तो अल्फाजों का नकाब ओढ़कर चलते हैं, लेकिन फिर भी उस पर छिपने वाले दर्द की आवाज मुझे आ जाती है। शायद इसीलिए मुझे इस शहर की एक दिग्गज ऑनलाइन काउंसलर माना जाता है। इतने सारे मरीजों के गम सुनती हूँ, लेकिन अपनी कश्मकश वो किससे बयां करूं? जवाब है ये मेरी डायरी, जिसके पन्नों पर मेरी दास्तान जिंदगी दर्ज है। वक्त का तकाजा है कि इस वक्त मैं अपनी बातों को अल्प विराम दूं और बताऊं आपको अपनी कहानी। कुछ मिनटों के बाद ही मेरा अगला सेशन शुरू होगा। हमारे प्रोफेशन में व्यक्ति के जो डिटेल्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी होता है, तो मैं आपको अपने मरीज का नाम नहीं बताऊंगी। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि ये बच्ची बहुत ही प्यारी है, बहुत ही संवेदनशील। मैं पिछले 2 साल से इसकी काउंसलिंग कर रही हूँ। मोहब्बत करना जानती है और निभाने के लिए जान पर भी खेल सकती है। गीत संगीत तो इसका जुनून है। जिसे वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती है वो एक बेहतरीन ड्रम्स प्लेयर है और ये लड़की ये उभरती हुई गायिका है। दोनों मिलकर संगीत की दुनिया में अपना वजूद बनाना चाहते हैं। लेकिन पीएस के पापा, पीएस यानी ये लड़की, इसके पापा उसे अपने बिजनेस का वारिस बनाना चाहते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री थोपना चाहते हैं। यूं तो मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की है, लेकिन पीएस से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए कि इसकी जिंदगी की दास्तां मुझे अपने अतीत में ले जाती है। इतनी ही शिद्दत से मैंने भी मोहब्बत की थी। मेरे भी पापा अपनी महत्वाकांक्षा मुझ पर थोपना चाहते थे। हाँ, लेकिन ये वक्त मेरी बात का नहीं है, वक्त है पीएस की बात सुनने का। मैम, जो पिछली बातचीत मैंने आपसे की थी और आज के सेशन में आपको पता है 2 नए डेवलपमेंट हुए हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में केपी और मेरा सिलेक्शन हो गया है। हम दोनों को बार्सिलोना म्यूजिक एकेडमी में ऑफर मिला है। वाह, वेल डन।
लेकिन केपी, तुम्हारी आवाज में जो खुशी है वो नकली क्यों लग रही है? पापा की मुलाकात केपी से हुई है मैम। व्हाट? हाँ, पीएस क्या हुआ बताओ ना। पीएस चुप हो गई। केपी की मम्मी म्यूजिक टीचर है। शी इज अ सिंगल मॉम। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। लेकिन मेरे पापा ने केपी से बात करके इस बात को फोकस किया कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। पापा ने ये कोशिश की कि केपी म्यूजिक के मास्टर बनने की बजाय बिजनेस मैनेजमेंट में हायर स्टडीज करे। यहां तक कि उन्होंने ये भी ऑफर कर दिया कि अगर केपी और मैं बिजनेस स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएंगे तो वो केपी को और मुझको दोनों को स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या रहा और केपी का क्या रिस्पॉन्स रहा? वो क्या कहता? उसने कहा कि बचपन से ही मम्मा उसकी रोल मॉडल रही है। बोलना सीखने से पहले उसने गाना सीखा था। बिजनेस की पढ़ाई से सिर्फ पैसा कमाना मुमकिन है, पर संगीत को वो पूरी शिद्दत से अपनाकर रूहानी दौलत कमाना चाहता है। अच्छा, तो तुम्हारे पापा का क्या रिएक्शन रहा ये सुनकर? पापा ने कहा कि जवानी के जोश में तुम दुनियादारी का होश भूल रहे हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे तो मुझे वहां भेजना ही नहीं चाहते। ये कहकर वो फिर रोने लगी। अब दुविधा इस बात की थी कि सेशन का समय समाप्ति होने वाला था। हम कल से फिर बात करेंगे। रोने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। देखो, हालातों का सामना केपी कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। मैं तुमसे फिर बात करूंगी, याद रखना, कल सुबह 10 बजे। पीएस से बात करने के बाद न जाने क्यों मैं जज्बाती हो गई। ऐसा हर बार क्यों होता है? शायद निदा फाजली का कहना सही है, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगला दिन सुबह के 10 बजे। इससे पहले मैं कुछ पूछ पाती, पीएस ने कहा, प्लीज क्या हम मिल नहीं सकते? मैं आमने सामने बैठकर आपसे बात करना चाहती हूँ मैम। पीएस, पहले भी तुमने इस बात को दोहराया है ना, प्रोफेशनली इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट। पर सुनो, मैं हूं ना, दिल खोलकर अपनी बात कहो, मैं सुन रही हूं तुम्हें। जब भी आपसे बात करती हूँ बहुत अच्छा लगता है मैम। मेरा प्रोफेशन तो यही है ना, लोगों को सुनना। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है।
इतनी निश्चिंतता से मैं सिर्फ केपी से ही बात कर पाती हूँ या फिर आपसे, बिकॉज यू आर नॉट जजमेंटल अबाउट मी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा इक्वेशन कैसा है? मैम मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी मैंने उनके साथ बैठकर बातचीत भी की हो। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये भी बड़ी मुश्किल से होते थे। तुम अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो ना? हाँ, पर मैं शायद गलती से आ गई। पीएस, नॉट फॉर यू टू से दैट। ये कोई बोलने का तरीका नहीं। नहीं मैम, मैंने कभी भी उनको साथ नहीं देखा। हमेशा झगड़ते रहते थे। मम्मी को पापा से बहस करने से फुर्सत मिल जाती तो वो अपनी किटी फ्रेंड से गॉसिप करना शुरू कर देती। ब्यूटी पार्लर और ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग के बीच मेरे लिए कहाँ वक्त रहता उनके पास। क्या अभी उनके साथ? नहीं मैम, मैं शायद आपको बताना भूल गई ना, 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओह केपी, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। तो उसके बाद तुम्हारे पापा का क्या रुख रहा? आपको विश्वास नहीं होगा, यू वोंट बिलीव। पापा पूरी कोशिश करते कि मेरे लिए वक्त निकाल सकें, लेकिन इट्स स्ट्रेंज, कभी बैक टू बैक बिजनेस मीटिंग्स के कारण घर पर रह ही नहीं पाते थे। तो मुझे अपने साथ ले जाते, दुबई, सिंगापुर, इस तरह की प्लानिंग करते कि क्लाइंट मीटिंग के साथ साथ मेरे साथ भी हॉलिडे प्लान कर लो। ओह, यानी मम्मी के जाने के बाद तुम्हारे पापा ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगे। ओह मैम, आप समझ ही नहीं पाए। असली बात यह थी कि मैं उनके बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं। उनके टाइम स्पेंड करने की वजह में वो चाहते थे कि वीकेंड्स में मैं उन्हीं के साथ बिजनेस मीटिंग अटेंड करूं। बार बार वही टॉपिक ले आते कि बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, बिजनेस मैनेजमेंट की कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है। उनका सपना है कि एक दिन फोर्ब्स मैगजीन में मेरा बेस्ट बिजनेस वुमेन के तौर पर नाम आए। सो बिजनेस इज हिज पैशन। नो मैम, नॉट पैशन, ऑब्सेशन। केपी से बात करते वक्त उसका फोकस सिर्फ उसके फैमिली के बैंक बैलेंस और स्टेटस पर था। अच्छा ठीक है केपी, फिर अगले सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर तुम्हारे पापा को दौलत को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। मैम, क्या कल अगला सेशन नहीं हो सकता? आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओके ठीक है, लेकिन एक होमवर्क मैं तुम्हें दे रही हूँ। ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फादर। ओके, साफ साफ बात करो, कोशिश करो, बताओ उनको कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है। थैंक यू सो मच मैम। वो सोचकर हैरान थी कि दौलत की ऊंची अटारी पर मोहब्बत के अरमानों के पंख क्यों काटे जाते हैं, फिर चाहे इतिहास की दास्तानें हो या उसकी डायरी के पन्ने या इस बच्चे की मासूम मोहब्बत। अतीत के झरोकों से मैंने अपनी जिंदगी को देखा है। मैं शिवम से बेपनाह प्यार करती थी और वो मुझसे। मैं तो उसे अपनी जिंदगी मानती थी। उसके मिडिल क्लास स्टेटस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम क्लासमेट्स जो थे, मैं उसे सोलमेट मानती थी और अपनी खुशियों और ख्वाबों को उस पर न्यौछावर कर दिया था। ये थी मेरी पहली मोहब्बत और मेरी आखिरी चाह। इससे पहले एक अमीर बाप की इकलौती बेटी के लिए रिश्तों का सैलाब उमड़ पड़े, मैं चाहती थी शिवम मेरे पापा से मिल ले। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। पापा ने बार बार चेतावनी दी थी कि वास्तविकता के धरातल पर मोहब्बत जैसे जज्बात दम तोड़ देते हैं। जीने के लिए दौलत की जरूरत होती है, पर मैं अड़ी रही। शिवम के अलावा कोई और मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता था। मुझे याद है वो मेरी सालगिरह का दिन। शिवम और उसके परिवार वाले मेरे रिश्ते की बात करने घर आने वाले थे और मैं इंतजार कर रही थी। न शिवम के घर वाले आए और ना ही उसकी कोई खबर आई। अलबत्ता पता चला कि अगले ही सप्ताह शिवम ने सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की लड़की से शादी कर ली थी। आज भी ये बात किसी बुरे सपने की तरह लगती है। शिवम जो मुझसे इतना प्यार करता था, क्या वाकई? अचानक नींद से टूटी और मोबाइल की रिंग से मेरी आंख खुल गई। रात के करीब 2 बजे थे। मेरा मोबाइल बज रहा था। यह नंबर तो अनजान था। हेलो, मानसी मैम, सॉरी, मैं इतनी रात गए आपको फोन कर रहा हूँ। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कुणाल पिरामिल, आई मीन केपी। कुणाल? हाँ, प्लीज बोलो क्या हुआ? मैम प्लीज, आई नीड योर हेल्प। पूर्वी, आई मीन पीएस इज इन ट्रबल। व्हाट? क्या हुआ? कहाँ है वो? हेल्थ केयर हॉस्पिटल। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और पहुंच गई हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जहां कुणाल इंतजार कर रहा था। पहली बार देखा है मैंने कुणाल को, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पीएस ने वर्णित किया था। पीएस यानी पूर्वी। उस लड़के की आंखों में सौम्यता थी और सच्चाई भी, आवाज में रूहानी खनक। मैम, पूर्वी हमेशा आपके बारे में बताती है, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे हालात में मुलाकात होगी। लेकिन हुआ क्या? मैम, रात को शायद उसके पापा से बहस हुई थी। वो गुस्से में मेरे घर भी आई थी और मेरी मम्मी से गले लगकर बहुत रोई। बाद में पता चला कि उसने कुछ खा लिया है। सही वक्त पर हम उसको ले आए। वो है कहाँ? मैम, वो तो आईसीयू में है।
उसके पापा को मैंने खबर की है, वो आते ही होंगे। आई एम फीलिंग सो नर्वस। तभी रिसेप्शन के पास से शोर सुनाई दिया। मेरी बेटी है, यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम मीटिंग हर। अगर मैं चाहूं तो इस वक्त मैं पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, समझे? ओह, पूर्वी के पापा है। हम दोनों रिसेप्शन के पास पहुंचे। कुणाल को देखते ही वो चिल्लाए, तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी का ये हाल है। उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि मुझे ये कहना पड़ा, स्टॉप इट शिवम। मुड़कर शिवम ने मेरी तरफ देखा। शिवम की आवाज में जो आक्रोश था, अब उसकी जगह झुंझलाहट आ गई थी। आंखों में शर्म थी। तुम? अंकल, ये पूर्वी की डॉक्टर हैं, काउंसलर। मैंने कुणाल की तरफ देखा और कहा, कुणाल बेटा, आप और आपकी मम्मी प्लीज आईसीयू के बाहर इंतजार करें एंड प्लीज कीप अस अपडेटेड, ओके? जी मैम। कुणाल के जाते ही मैंने शिवम की ओर फिर से देखा। सिंघानिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शिवम शुक्ला। आपके कॉलम तो मैं बिजनेस मैगजीन में पढ़ती रहती हूँ। इस शहर के रिच एंड फेमस हुआ, पेज 3 पर्सनैलिटी में आपकी गिनती होती है। लेकिन अफसोस, मुझे ये नहीं पता था कि जिस बच्ची की काउंसलिंग मैं कर रही हूँ वो इतने अमीर बाप की बेटी है। प्लीज मानसी, मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम और शर्मिंदा? तुम तो मुझे उस शहंशाह की याद दिला रहे हो जो चाहता था कि हर चीज जिसे वो छू ले वो सोना बन जाए। और एक दिन उसने अपनी औलाद को छू लिया और वो भी बन गई सोने की मूर्ति। मानसी, जले पर नमक मत छिड़को। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को वो सब कुछ झेलना पड़े जो मिडिल क्लास लोगों को झेलना पड़ता है, जिसका सामना मेरे परिवार वालों को करना पड़ा था। क्या? ये क्या कह रहे हो शिवम? कहना क्या चाहते हो? मानसी, तुम्हारा हाथ मांगने हम तुम्हारे घर आए थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने हमारी औकात दिखाई और हमें बुरी तरह से जलील किया, जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूं। जाहिर सी बात है कि चेहरे पर चश्मा लगा था, इसलिए शिवम की आंखों के आंसू मुझे नजर नहीं आए, पर उसकी आवाज रूंधी हुई थी। वो बोला, तुम्हारे जन्मदिन को हम दोनों की जिंदगी का यादगार दिन बनाने की चाहत थी, लेकिन वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे दुखदाई दिन बन गया। उसी दिन गुस्से में आकर मैंने पापा की बॉस की लड़की से शादी की बात के लिए हाँ कर दी। वाह, और तुमने शादी कर ली? तभी रिसेप्शनिस्ट ने आवाज दी, मिस मानसी वालिया, पूर्वी शुक्ला को होश आ गया है। शी वॉन्ट्स टू सी यू। शिवम ने मेरी तरफ हैरत से देखा। मिस मानसी वालिया? यानी तुमने अभी तक शादी? शिवम को मैं दिल ही दिल में साहिर का वो गीत सुनाना चाहती थी। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है? उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया
इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है। तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मानसी, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मुलाकात होगी सोचा ही नहीं था। एक तरफ मेरी बेटी मौत के मुंह में है और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी यानी तुम मेरे सामने खड़ी हो। हजारों अश्क मेरी आंखों की हिरासत में थे। उसने इस कदर मुझे देखा, सबको जमानत मिल गई। 2 पल के लिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। What do you mean? मानसी, बीते इन सालों में अपने दिल पर पत्थर रखकर जीता रहा हूं मैं। सोचता रहा कि भले ही तुम मुझसे नफरत करोगी, पर बेहतर जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगी। जबकि मैंने बस दौलत कमाने का जुनून पाल लिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी पूर्वी उस मजबूर हालातों को कभी भी जीवन में देखे जो मैंने देखे थे। सॉरी शिवम, जो पापा ने मेरे साथ किया वही तुम एक बार फिर अपनी बेटी के साथ कर रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, शिवम वहीं बैठ गया, सर झुका हुआ, आंखों में आंसू। मानसी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। नो शिवम, मुझसे नहीं होगा, अपनी बेटी से मांगो। शिवम ने मेरी तरफ देखा और कहा, इस वक्त मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है मानसी। तुम्हें मैं एक बार खो चुका हूं, प्लीज इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को मैंने अपने हाथों में ले लिया, दुपट्टे से पोंछते हुए कहा, अब पहन लो, साफ दिखाई देगा। चलो उठो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने हाथ थाम लिया। मुझे वो पंक्तियां याद आ गई, जिंदगी तेरे गम ने रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज
क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बार फिर, जिसे आपके लिए लिखा था शीतल शाह ने। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। इसके लिए आप हमारा नंबर जरूर नोट कर लें, और वो है 9868868753, यानी 9868868753। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को, यानी पानी पर लिखी कहानी को, यहीं समेटते हैं। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड।
चार